नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कर्क लगन में कौन कौन से ग्रह कारक हैं, यानी सबसे शुभ परिणाम देने वाले हैं। अपनी दशा और अंतर्दशा अगर उन ग्रहों की मिलती है तो जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कौन से ग्रह बाधक हैं जो हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, एक दिन का काम 3 दिन में संपन्न करवाते हैं। कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, यानी मारक कहे जाते हैं। और कौन सा रत्न आपके लिए शुभ होगा, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा, कौन सी दिशा आपके लिए शुभ होगी, किस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। अगर आपका कर्क लगन है, यानी 4 नंबर की जो राशि है वो आपके लग्न भाव में स्थित है। प्रिय मित्रों, जब भी हमारा जन्म होता है उस समय पर पूर्वी क्षितिज पर जो राशि संचार कर रही होती है वही हमारे लग्न की राशि होती है। लग्न की राशि को इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्योंकि जब भी कोई बच्चा गर्भ में होता है, बड़े कष्ट में होता है, बहुत संकट में होता है, जब उसका जन्म होता है वो समय, वो घड़ी बहुत शुभ होती है उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो बड़े संकट से बाहर निकलता है। और उस समय पर चंद्रमा जिस राशि में संचार कर रहे होते हैं, जो नक्षत्र होता है उस समय का, जो लग्न होती है उस समय पर, वो उसके लिए विशेष शुभ फल देने वाली होती है। और उस लग्न के उसका जो तत्व होता है, उसके जो मित्र होते हैं लगन के स्वामी के, वो विशेष रूप से फल देने वाले होते हैं। वो ग्रह जब भी जीवन में हमारी दशा अंतर्दशा में आते हैं तो निश्चित है हमें शुभ फल मिलता है। उनका रत्न अगर हम पहनते हैं तो हमको उनसे और बल प्राप्त होता है। लग्न संपूर्ण शरीर को बताता है, हमारे विवेक को बताता है, हमारे ज्ञान को बताता है, हमारे अंदर क्षमता कितनी है। लग्न संपूर्ण शरीर में जो विवेक है, ज्ञान है, हाइट पर्सनालिटी है, शरीर की स्वस्थता है, सब कुछ बताता है। पंचम भाव हमारे प्रारब्ध को बताता है। पंचम भाव प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के कर्म जैसे होते हैं उसी प्रकार से परमात्मा हमको, हमारे लग्न को मजबूत बनाता है। यानी उस पर जितनी जरूरत होती है मेमोरी में उतना ही फीड करता है। अब सिंपल फॉर एग्जांपल आप इतना ही समझ लीजिए, हर बच्चे का विवेक एक जैसा नहीं होता है, किसी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, किसी का स्वास्थ्य एक जैसा नहीं होता है। जिसको जितना ऊंचाई तक परमात्मा को ले जाना होता है उस प्रकार से उसके अंदर विवेक, बुद्धि, ज्ञान को देता है, भर देता है। वही शब्द किसी को एक बार में समझाओ समझ में आ जाता है, किसी को बार बार समझाओ फिर भी समझ में नहीं आता है। कारण क्या है? कारण यही है कि पंचम भाव वो दर्शाता है कि हमारा प्रारब्ध क्या है, हम कितनी ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। पंचम भाव, नवम भाव, ये तीनों त्रिकोण है, ये इसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है, लग्न, पंचम और नवम। आप गौर कीजिएगा, लगन में जो भी राशि स्थित होती है हमेशा उसके मित्र की ही राशि पंचम और नवम स्थान में आती है। क्यों? क्योंकि वो लग्न हमारे लिए शुभ है, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, तो उसके जो मित्र ग्रह हैं निश्चित है वही हमको त्रिकोण स्थान में प्राप्त होंगे और वही हमारे लिए शुभ होंगे। तो पंचम भाव ये दर्शाता है कि हमारे पास ज्ञान की चर्चा पंचम भाव से क्यों होती है? क्यों? क्योंकि ये पंचम भाव प्रारब्ध है। ज्ञान उतना ही होगा जितना हमको आगे जीवन में ग्रोथ मिलने वाला है, जितना भाग्य हमको साथ देने वाला है, जितना हमको आगे चल करके तरक्की मिलने वाली है। क्योंकि जितना ज्ञान होगा उसी आधार से हम अपने कृत्य को करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और कामयाब होंगे। तो उसके लिए पंचम भाव से जो कि ज्ञान की चर्चा होती है, हमारा पूर्व जन्म कैसा था, पूर्व जन्म से हम क्या लेकर के आए हैं, उसकी चर्चा होती है। बहुत गूढ़ तथ्य है। तो उसके आधार से फिर हमारा लग्न मजबूत होता है। तो लग्न कितना मजबूत है इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये तीनों त्रिकोण अगर मजबूत है, जिसको त्रिकोण स्थान कहते हैं, लक्ष्मी स्थान माना जाता है, प्रथम, चतुर्थ और सप्तम, दशम ये केंद्र स्थान है। प्रथम, पंचम और नवम ये तीनों त्रिकोण स्थान है, और केंद्र स्थान को विष्णु स्थान और त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान माना जाता है। ये दोनों स्थान मजबूत होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जिसका केंद्र खाली
त्रिकोण खाली उसके जीवन में बहुत बड़ी कमी होती है, जातक अभाव का सामना करना पड़ता है कि केंद्र जरूर मजबूत होना चाहिए। दूसरे नंबर पर पहला तो आपने ये समझ लिया। तत्व की अगर बात करें तो जल तत्व की राशि अगर लगन में आती है तो पंचम में भी जल तत्व की ही राशि आएगी, नवम में भी जल तत्व की ही राशि आएगी। जो राशि लग्न में है उसके स्वामी जो ग्रह हैं उसके मित्र की ही राशि पंचम और नवम भाव में आएगी। ये दो सूत्र है, इसीलिए पहला त्रिकोण 4 त्रिकोण होते हैं। पहला धर्म त्रिकोण जो कि 1 5 9 धर्म त्रिकोण है। दूसरा, छठा और 10वां अर्थ त्रिकोण है। यहाँ से अर्थ की बात होती है, अर्थ कितना मजबूत है, कैरियर कितना मजबूत है, इसकी बात होती है। काम त्रिकोण ये तीसरा, 7वां और 11वां, इससे ये चर्चा होती है कि हमारे पास हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जीवन में कितना प्राप्ति कर पाएंगे। हमारी कामना है कि हमको एक सुंदर सा घर लेना है, क्या ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। हमें गाड़ी लेनी है, ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, ये कामना का भाव है, कामना पूर्ति करता है। और चौथा, 8वां और 12वां ये मोक्ष त्रिकोण है। ये हमको ये दर्शाता है कि हमको मोक्ष प्राप्त होगा, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। भोग त्रिकोण या कहो या मोक्ष त्रिकोण कहो, तो ये 4 त्रिकोण है। तो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रथम त्रिकोण जिसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। अगर ये बलवान है तो निश्चित है ये त्रिकोण बलवान हो, इनके स्वामी अगर इन्हीं भावों में स्थित हो तो ऐसा जातक निश्चित है कि धार्मिक होगा, सत्यवक्ता होगा, ज्ञानी होगा, धर्म के रास्ते पर चलने वाला होगा, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला होगा। अगर उसको देखिए, अगर वो पुत्र है तो निश्चित है अपने माता पिता के नाम को रोशन करने वाला होगा। उसका कर्तव्य है अपने पुत्र का धर्म बहुत अच्छे से पालन करेगा। अगर एक ऑफिसर है तो निश्चित है अपने ड्यूटी पर ईमानदारी से रहेगा और बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर पाएगा। यानी धर्म त्रिकोण अगर मजबूत है, जातक मजबूत है, वो अच्छा है, हर प्रकार से परिपूर्ण है, तो धर्म त्रिकोण मजबूत होना चाहिए। अब इसीलिए प्रथम, पंचम और नवम के स्वामी पूर्ण योगकारी माने जाते हैं। पहला जो भाव है ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, इसीलिए ये लगन है। तो लग्न के स्वामी चंद्रमा है। कर्क लगन अगर आपका है तो आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा और पंचम के स्वामी मंगल यहाँ बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं, क्योंकि मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। बृहस्पति त्रिकोण स्थान के स्वामी है। पूर्ण योगकारी स्थान माना जाता है त्रिकोण स्थान। अब यहाँ पर बृहस्पति अगर कहा जाए तो चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये 3 ग्रह आपके लिए सबसे अच्छा फल देने वाले होंगे। इनकी दशा अंतरदशा कभी भी आपको जीवन में मिलती है, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब सूर्य की बात कर लें तो सूर्य द्वितीय स्थान के स्वामी है, जिसको मारक स्थान भी कहा जाता है, लेकिन लग्नाधिपति के मित्र हैं, तो इसलिए सूर्य यहां पर समफल देंगे। लग्नाधिपति के मित्र होने के कारण और मारक स्थान के होने के कारण, मारक स्थान के स्वामी होने के कारण न बहुत अच्छा न बहुत खराब, ठीक फल देंगे। अब उनकी स्थिति भी ये निर्धारित करेगी कि वो कितना ठीक देंगे या कितना खराब देंगे। अब अगर बात करें तीसरे स्थान के स्वामी बुध बने हैं। तीसरा स्थान जो कि अशुभ स्थान है और बुध की एक राशि द्वादश स्थान में है, और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो बुध इस पत्रिका में अगर देखा जाए तो अशुभ है, यानी बुध खराब फल देंगे। उसके बाद शुक्र की चौथे भाव में जो कि शुक्र की राशि आती है, एक राशि चौथे भाव में है और दूसरी राशि एकादश स्थान में है। ये अशुभ स्थान है, ये सुख स्थान है, ये केंद्र स्थान है, ये अशुभ स्थान है। तो यहां पर अगर शुक्र की हम बात करें तो शुक्र ना बहुत अच्छे और ना बहुत खराब, सम फल देने वाले हैं। अब चौथी अगर हम बात करें तो मंगल की बात हो चुकी है, बृहस्पति की बात हो चुकी है, क्योंकि बृहस्पति की एक राशि त्रिकोण स्थान में है, इसलिए दूसरी राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहीं पर भी हो।
चंद्रमा के मित्र, चंद्रमा और इनकी समता भी है, तो चंद्रमा को मित्र भी मानते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये अपने आप में अच्छा परिणाम देने वाले हैं। शनि की अगर बात करें तो शनि यहाँ पर सप्तम जो कि मारक स्थान है और अष्टम जो कि दुख स्थान है, दोनों प्रकार से शनि अशुभ है और लग्नेश को भी अपना मित्र नहीं मानते, इसलिए शनि जन्म पत्रिका में खराब फल देंगे, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं जब भी दशा अंतरदशा में आएंगे। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि जब भी बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा आती है या शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा आती है, जीवन में विशेष कष्टकारी वो समय होगा जब भी ये दशा मिलेगी। अब बुध की सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा या शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आती है तो वो समय भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वैसे दोनों आपस में शत्रु हैं, शुक्र और सूर्य, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। लेकिन सूर्य की दशा में अगर मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा, गुरु की दशा आती है तो लगभग कुछ हद तक अच्छा फल मिलेगा। अब बाधक की अगर बात करें तो चर लगन की पत्रिका में जो 11वां भाव होता है वो बाधक होता है, यानी शुक्र की दशा जब भी आएगी तो काम में अड़चने आएंगी, कोई भी काम ठीक से नहीं होगा, एक दिन का होगा लेकिन बहुत परेशान करने के बाद होगा, एक दिन का काम 3 दिन में हो, ऐसा कह सकते हैं। आपके लग्नाधिपति चंद्रमा हैं, ये आपको पता ही होगा, लग्न के स्वामी चंद्रमा है, जो आपके लग्न में जो राशि स्थित है कर्क राशि, 4 नंबर की राशि जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। तत्व ये जल है, जल तत्व का लगन है और स्वभाव चर है। ऐसे जातक का दिमाग बहुत तेज चलता है, ऐसे जातक स्थिर नहीं रहते हैं, ज़्यादा इनको चलना फिरना, घूमना टहलना या ऐसा काम इनको ज़्यादा पसंद आएगा जहां पर फील्ड का काम मिल जाए। ब्राह्मण राशि है और दिशा उत्तर की है। आप अगर अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा में जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं तो आपके लिए ज़्यादा उत्तर दिशा आपको सूट करेगी। इसके बाद की अगर बात करें तो आपका शुभ रंग, तो शुभ रंग जैसे कि चंद्रमा का श्वेत है, हल्का केसरिया, और मंगल का लाल, बृहस्पति का पीला, अपने गाड़ी का रंग, मकान का रंग, ऑफिस का रंग, कपड़े का रंग, अगर ये 3 हो तो ज़्यादा अच्छा है। श्वेत, पीला और लाल, ये 3 रंग आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। अब अशुभ क्या है? हरा, आपके लिए हरा, नीला और हरा रंग और नीला रंग आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसको ना इस कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, ना आपको इस कलर की गाड़ी आदि लेनी चाहिए, ना घर मकान में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। शुभ रत्न आपके लिए मोती है, मोती, मूंगा और पुष्कराज। अशुभ रत्न नीलम, नीलम आपको कभी नहीं पहनना है। देखिए, मोती, मूंगा और पुखराज जब भी पहनते हैं तो ये जरूर ध्यान रहे कि इनके स्वामी केंद्र व त्रिकोण में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो आप इनका रत्न पहनिए, अन्यथा कुंडली दिखा करके ही पहनना चाहिए। नीलम आपके लिए अशुभ है, पन्ना अशुभ है, पन्ना, नीलम, हीरा कभी नहीं पहनना है। और शुभ दिन आपके लिए है सोमवार, मंगलवार, रविवार और गुरुवार, ये 4 दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ कौन सा है? तो बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, ये आपके लिए अशुभ है। आपके जिनकी पूजा करें जिससे आपको विशेष लाभ मिले, हनुमान जी की पूजा करें या भगवान नारायण की पूजा करें, उससे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अब देखा जाए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी केंद्र व त्रिकोण में चंद्रमा, शुभ युक्ति इसको बोलते हैं, शुभ युति, चंद्रमा और मंगल
की युक्ति अगर होती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी है। ये महालक्ष्मी योग का भी निर्माण करेगी और चंद्रमा और मंगल मिल करके केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना देंगे। और मंगल गुरु की युक्ति अगर होती है तो आपके लिए अच्छा है। और गुरु और चंद्र की अगर युक्ति होती है तो गज केसरी योग भी बनेगा और बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बन जाएगा भाग्येश और लग्नेश का। साथ में मंगल चंद्रमा की युक्ति से महालक्ष्मी योग बनेगा और गुरु और मंगल की अगर युक्ति हो जाती है तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। बस ये युक्ति शुभ होनी चाहिए, यानी केंद्र व त्रिकोण में होनी चाहिए और शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हो और कोई अशुभ प्रभाव में ना हो तो ये बहुत बढ़िया राजयोगकारी योग बनेगा। यह है संपूर्ण कर्क लगन के जातकों का विशेष ज्ञान। इसको अगर आप अपनी जन्म पत्रिका में देखते हैं और इसको फॉलो करते हैं, निश्चित है आपको जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे YouTube चैनल को प्रमोट करेगा। साथ ही अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है, अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।